हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस टीचिंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम के बारे में। इससे पहले हमने जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम भी किया और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ा। रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा मॉडल दिया था एटम के बारे में, बट वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो काम किसने किया फिर बाद में? बोहर ने कर दिखाया अपने बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम के बारे में। तो इसके मेन पोस्टुलेट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी इमेज से, डायग्राम से आपको इसको बता देती हूँ। बोहर ने क्या बोला? बोहर ने बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। पहला पोस्टुलेट हो गया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। अब दूसरा पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ। और इन सर्कुलर पाथ को उसने नाम दिया ऑर्बिट का। क्या नाम दिया सर्कुलर पाथ को? ऑर्बिट का नाम दिया। दो पोस्टुलेट हो गए, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड electrons revolve around the nucleus in fixed circular path called orbit। और हर ऑर्बिट जो है it has a definite energy। हर ऑर्बिट की एक डेफिनेट एनर्जी होती है और जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं और हर ऑर्बिट को उसने नाम दिया एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड थी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर है उसकी एनर्जी तभी चेंज होगी जब वो एक एनर्जी स्टेट से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस के नज़दीक जो ऑर्बिट था उसको उसने नाम दिया या 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बोल दिया उसने, या फिर K, L, M और बाहर वाले को N या ऐसे अल्फ़ाबेटिकली उसने उनकी नेमिंग कर दी। या इन एनर्जी स्टेट्स को उसने E1, E2, E3 और बाहर वैसे ही E4 ऐसे करके नेमिंग कर दी। अब एनर्जी मैंने किसकी कम बताई? जो न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब E1 न्यूक्लियस के नज़दीक है ना, जिसको K भी बोल सकते हैं या 1 भी बोल सकते हैं। तो E1 की एनर्जी कम है, E2 की ज़्यादा है, E3 की और ज़्यादा है। मीन जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया? अब जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स ऑर्बिट इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी। ना तो लूज करेगा ना ही गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगा एनर्जी या कब गेन करेगा? जब वो, अगर उसको कहीं बाहर वाले सोर्स से एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। ठीक है, जब उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एंड गोज टू हायर एनर्जी स्टेट। और अगर वो हायर एनर्जी स्टेट में है और वो लूज करता है एनर्जी तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा या लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, और इन एनर्जी लेवल को शेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उसका मॉडल ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। अच्छा, एक बात रह गई, जब वो हायर एनर्जी स्टेट में होगा तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? अब देखते हैं इसका क्या क्या पोस्टुलेट्स थे जो मैंने बताए, वही है ना। फर्स्ट पोस्टुलेट आ गया आपका, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो व्हाट इज ऑर्बिट? ऐसे भी डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज ऑर्बिट? The fixed circular path around the nucleus in which electrons revolve।
न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ, जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन की सड़क हो गई, आप एक तरह से बोल सकते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्बिट। फर्स्ट पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टन selected circular orbits and each orbit is associated with definite energy। फिक्स्ड एनर्जी होती है इसको, इसीलिए उन ऑर्बिट्स को क्या बोल देते हैं? एनर्जी शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। और उनकी नंबरिंग कैसे कर सकते हैं हम? जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसको 1, फिर बाहर वाले को 2, फिर 3 एंड 4, या फिर न्यूक्लियस के नज़दीक वाले से स्टार्ट करके KLMN या फिर E1, E2, E3 करके भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। थर्ड पोस्टुलेट आया कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमेगा ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना ही गेन करेगा। ठीक है, इसका मतलब हर जो एनर्जी शेल है या ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट है। इसीलिए ऑर्बिट्स को एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज स्टेशनरी स्टेट्स। नेक्स्ट, व्हेन एनर्जी from external source is supplied to the electron, it may jump to higher energy level by absorbing a definite amount of energy, and the atom in this situation is said to be in excited state। तो ये थे बहुत से इजी से पोस्टुलेट बोहर मॉडल ऑफ द एटम। और एक बात और भी आप लिख सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी एंड कम बैक टू देन इट कम बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट। लेकिन वो लोअर एनर्जी स्टेट में तभी आएगा अगर वहां पे वैकेंट स्पेस होगा। वेरी इजी मॉडल, वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। नेक्स्ट अब आता है, अब क्या ये सक्सेसफुल हुआ? हाँ, ये मॉडल सक्सेसफुल था। क्या कारण था सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल का? अब इसने क्या किया, मेन यही था जो रदरफोर्ड नहीं कर पाया था, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ना रदरफोर्ड। उसने बोला था कि जब कोई नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के आसपास घूम रहा है तो वो तो धीरे धीरे कोलैप्स कर जाना चाहिए, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो एटम तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोहर ने बोला कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं वो क्या होते हैं, वो इसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ऐसे नहीं कोलैप्स हो जाते हैं। उनकी जो फिक्स्ड एनर्जी होती है और वो अपनी उस फिक्स्ड ऑर्बिट में ही एनर्जी शेल में ही रिवॉल्व करते रहते हैं जब तक वो एनर्जी लूज या गेन नहीं करेंगे। तो यही मेन कारण था सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल के पीछे कि एटम एग्जिस्ट करते हैं और वो स्टेबल हैं। बोहर्स मॉडल कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, or according to Bohr's model, an electron revolving in a particular orbit cannot lose energy. The electron can lose energy only कब करेगा? If it jump to some lower energy level, तभी वो lose करेगा। अगर और lower energy level में भी कब jump करेगा? जब वहां पे vacant space होगा। अगर if no lower level is vacant, then electron will keep on revolving in the same orbit without losing energy, and in this way it indirectly explains the stability of atoms. Clear? If you like the video then please subscribe my channel MS Teaching. Thanks for watching.